नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 2 मार्च 2026, दिन सोमवार, तिथि चतुर्दशी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 105 रन बनाए। भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब भारत का मुकाबला इंग्लैंड से वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को होगा। आज के मैच में संजू सैमसन ने शानदार नाबाद 57 रन बनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु संयुक्त अमेरिका इजरायल के मिसाइल और हवाई हमलों में हो गई है, जिसकी पुष्टि ईरानी मीडिया ने की है और पूरे देश में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। खामेनेई की मौत ने क्षेत्रीय तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है, जिसके बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और ईरान ने भी कई अमेरिकी तथा इजरायली ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। संघर्ष ने तेहरान, हाइफा और अन्य शहरों में तबाही और नागरिकों की मौतें बढ़ाई हैं, जिसके बाद दुनिया भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और व्यापक चिंता जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईपीएफ से जुड़े नए टैक्स नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में अपने ईपीएफ खाते में RS 2.5 लाख से ज्यादा का योगदान करता है तो इस अतिरिक्त रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। पहले ईपीएफ पर मिलने वाला पूरा ब्याज टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब यह सुविधा सीमित कर दी गई है। यह नियम खास तौर पर उन कर्मचारियों पर असर डालेगा जिनकी सैलरी ज्यादा है या जो वीपीएफ के जरिए अधिक योगदान करते हैं। ईपीएफओ अब खाते में टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल ब्याज को अलग अलग दर्ज करता है, जिससे टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही रेयर अर्थ मिनरल्स, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में निवेश कर सकता है। ईपीएफओ की निवेश समिति ने हाल ही में ऐसे नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न बेहतर हो सके। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रणनीतिक सेक्टर्स में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 मार्च 2026 को होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा उदय के समय ही ग्रहण की स्थिति में रहेगा। भारत में यह ग्रहण शाम को चंद्र उदय के साथ करीब 20 मिनट तक दिखाई देगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव सिंह राशि पर पड़ेगा, जबकि कन्या और मकर राशि के जातकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान मानसिक तनाव, निर्णयों में सावधानी और पूजा पाठ करने की परंपरा मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स और उसके सूतक काल के चलते अयोध्या में राम मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन बंद रखे जाएंगे। प्रशासन की घोषणा के अनुसार ग्रहण और उसके पहले से मान्य सूतक समय के कारण सुबह लगभग 8:30 बजे से शाम तक मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और दर्शन शाम 8:30 बजे के बाद संध्या आरती के बाद फिर शुरू हो सकेंगे। वहीं कुछ रिपोर्टों के अनुसार दर्शन शाम 8:30 बजे से रात तक जारी रहेंगे, लेकिन नियमित दर्शन सुबह से नहीं होंगे। इसी वजह से श्रद्धालुओं को 3 मार्च को अयोध्या यात्रा की योजना पहले से जांचने की सलाह दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में जंग के दूसरे दिन अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई और ईरान के जवाबी हमलों ने स्थिति और भी भड़काई है। अमेरिका ने अत्याधुनिक B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं पर 2000 पाउंड बम गिराए और भारी तबाही की है, जबकि ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से खाड़ी देशों के ठिकानों तथा इजराइल को निशाना बनाया है, जिसमें इजराइल के बेत शेमेश में लोगों की मौतें और कई घायल होने की सूचना है। अमेरिका ने अपने पहले सैनिकों की भी हानि की पुष्टि की है और खाड़ी में तनाव शांति से दूर बना हुआ है। ईरान ने झुकने को तैयार नहीं कहा है और बदले की कसम भी खाई है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और तेज होने की आशंका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर बताती है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षा, खासकर सोलर पैनल निर्माण में अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से चुनौतियों का सामना कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार की PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीति के बावजूद अमेरिका ने भारतीय सोलर पैनलों पर प्रारंभिक 106% शुल्क लगाया है, जिससे भारत के सोलर निर्यात की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है और वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।
यह कदम भारतीय सौर पैनल कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर कर सकता है और उन्हें वैकल्पिक बाजारों जैसे यूरोप या अफ्रीका की ओर देखना पड़ सकता है। इसी प्रकार चीन की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक नीतियां भी भारत की निर्माण महत्वाकांक्षाओं पर दबाव डाल रही हैं। अगर भारत सही अंतर्राष्ट्रीय रणनीति न अपनाए तो घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहना कठिन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह चाबहार पोर्ट में अपने राष्ट्रीय हितों की पूरी मजबूती से रक्षा करता रहेगा। भारत सरकार के अनुसार चाबहार पोर्ट न केवल भारत ईरान सहयोग का अहम प्रतीक है, बल्कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापारिक पहुंच का रणनीतिक जरिया भी है। भारत ने कहा कि वह वैश्विक जुड़ाव के दौरान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देता रहेगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत अपने दीर्घकालिक आर्थिक और भू राजनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है। ईरानी सैन्य सूत्रों के अनुसार यह हमला हालिया सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। वहीं अमेरिका ने स्थिति पर कड़ी नजर रखने और अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि नई आबकारी नीति के गठन के दौरान तत्कालीन उपराज्यपाल एलजी से परामर्श लिया गया था और उनका सचिवालय भी प्रक्रिया में शामिल था। इसलिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराना उचित नहीं है। अदालत ने सीबीआई की जांच करते हुए यह सवाल उठाया कि क्यों चुनिंदा साजिश का आरोप अकेले केजरीवाल पर लगाया जा रहा है, जबकि नीति संपूर्ण रूप से तैयार की गई थी और कई विभागों ने उसमें भूमिका निभाई थी। इस आदेश से मामले में नई बहस छिड़ गई है और सीबीआई ने फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच जारी तनाव और नरेंद्र मोदी सरकार की चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उसकी अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रियों सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए और पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति, भारत पर इसके प्रभाव और वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में मौजूदा संघर्ष के परिणामों, हवाई क्षेत्र के बंद होने और रणनीतिक तैयारियों पर भी विचार किया गया। यह बैठक अमेरिका इजराइल के हमलों और ईरान में तनाव के बीच आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार और टैरिफ फैसलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी हलचल मचा दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुछ आपातकालीन टैरिफ रद्द कर दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने दूसरे व्यापार कानूनों के तहत तुरंत 10% से 15% तक वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। कई देशों ने चिंताएं जताई हैं और निर्यात आयात समझौते प्रभावित हुए हैं। भारत सहित कई एशियाई देशों ने अपने व्यापार सौदों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है, क्योंकि उच्च शुल्क से निर्यात प्रभावित होने और बातचीत की नई स्थिति बन गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश के तुरंत बाद भारतीय सेना ने जल्दी प्रतिक्रिया देते हुए उस पर फायरिंग की और उसे वापस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। सुबह लगभग 6:10 बजे तैनात पोस्ट पर पहरा दे रहे जवानों ने संदिग्ध ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा और करीब 1 दर्जन राउंड गोलियां चलाईं, लेकिन ड्रोन गोलीबारी से बचते हुए सीमा पार लौट गया। यह घटना पिछले 3 दिनों में इसी क्षेत्र में दूसरी बार हुई ड्रोन गतिविधि है, जिसके बाद इलाके में चौकसी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि किसी भी संभव हथियार या अन्य सामग्री की गिरावट न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य पूर्व के युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल के सैन्य तनाव से तेल टैंकरों ने मार्ग बदलना या वापस मुड़ना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका इजराइल के हमलों और ईरान की चेतावनियों के बाद कई जहाज रास्ता बदलकर सुरक्षित एंकरेज में रुके हैं या लौट रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जोखिम और युद्ध जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है और कुछ कंपनियों ने क्षेत्र में शिपमेंट रोक दिए हैं। इसका असर तेल की ढुलाई लागत और भाव पर पड़ा है तथा भारत सहित कई देश अपनी तेल आपूर्ति और आयात मार्गों को फिर से सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग आधा कच्चा तेल इसी मार्ग से आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इजराइल अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के बीच एक पलाऊ झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला हुआ है,
जिसमें पतवार जलने और आग लगने की खबरें हैं। घटना के समय जहाज पर 20 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 15 भारतीय नागरिक शामिल थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला ईरान की प्रतिक्रियाओं के बीच आया है, जिसके कारण क्षेत्र में जहाजी यातायात में भारी अस्थिरता और जोखिम देखा जा रहा है। इस घटना से वैश्विक तेल मार्गों और ऊर्जा सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।